Hi everyone, welcome back. This is the part 3 of chapter 6 and we are on page 63. तो हमने लास्ट वीडियो में यहाँ तक पढ़ा था कि एक विजिटर्स होते हैं जेमिनी स्टूडियोज में जो आते हैं एक पूरी आर्मी के साथ। उनका नाम था, जो हमने यहाँ पे मेंशन भी करा था, MRA या फिर मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी। तो उनका एक मोटिव था वहाँ आने का, वहाँ शोज करने का या प्लेज करने का, जो बहुत सुपर हिट हो गए थे सिटी के लोगों में भी और जेमिनी स्टूडियो के जितने एम्प्लॉयज थे उनमें भी। तो उसका उन्होंने फिर उनके प्लेस को कॉपी करने की कोशिश भी करी बाद में, बट इस पूरे प्रोपेगेंडा का कुछ एक पर्पस था कि वो लोग क्यों आए थे वहां पर। तो वो लोग एक एंटी कम्युनिस्ट मैसेजेस स्प्रेड करने आए थे। इंटरनेशनल एंटी कम्युनिस्ट मूवमेंट का पार्ट था वो पूरा थिंग जो हुई कि वो लोग आए, उन्होंने यहाँ वो इतने दिन यहाँ रुके, उन्होंने प्लेस करे। तो ये पूरा एक मूवमेंट का पार्ट था जो ऑथर को अशोका मित्रन को बहुत लेट समझ में आया, कुछ सालों बाद समझ में आया। एंड दे वर ऑल्सो, एज आई मेंशन बिफोर, दे वर द फर्स्ट विजिटर्स एट जेमिनी स्टूडियोज। एक और विजिटर्स थे जो जेमिनी स्टूडियो में आए और वहां रुके, उनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। So next, I left it here in the last video. I'll just read it again. It was some years later that I learned that MRA was a kind, MRA मैंने आपको बताया Moral Rearmament Army, that MRA was a kind of counter movement to international communism, and the big bosses of Madras like Mr. Vasan simply played into their hands. I am not sure, however, that this was indeed the case, for the unchangeable aspects of these big bosses and their enterprises remained same. Still he says कि वो श्योर नहीं है कि यही केस था, because क्यों, the unchangeable aspects of these big bosses for their enterprises remain the same. MRA or no MRA, international communism or no international communism. The staff of Gemini Studio had a nice time hosting 200 people of all hues and sizes of at least 20 nationalities. So he says कि चाहे कम्युनिज्म हो ना हो, उन्हें पर्पस का श्योरिटी नहीं थी कि वही पर्पस था कि नहीं, he wasn't really sure. लेकिन वो यही कहते हैं कि चाहे MRA हो या ना हो, चाहे इंटरनेशनल कम्युनिज्म हो या ना हो, उन लोगों को, जेमिनी स्टूडियोज को, उन सब को, जितनी बड़ी वो आर्मी थी, अराउंड 200 पीपल की आर्मी, उनको होस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया या बहुत अच्छा लगा. सो ही टेल्स अस दैट people which comprised of that army were of all sizes and all hues, at least 20 nationalities. You see the level कि वो कितने डाइवर्स ग्रुप था, एक इंटरनेशनल ग्रुप जिनको जेमिनी स्टूडियो ने होस्ट करा था, कि वहाँ 20 नेशनैलिटी के तो लोग थे, तकरीबन 200 लोग, एंड विदाउट एनी प्रॉब्लम जेमिनी स्टूडियो ने उन सबको होस्ट करा. It was such a change from the usual collection of crowd players waiting to be slapped with thick layers of makeup by the office boy in the makeup department. Again he comes back to the office boy in the makeup department. वो कहता है कि बहुत ही ज़्यादा एक चेंज था, रूटीन से हटकर बहुत ज़्यादा क्राउड प्लेयर्स थे. जो क्राउड प्लेयर्स थे वो जैसे वो पहले के होते थे जिनको वो पेंट करता था, उससे थोड़ा सा हटकर थे इस बारी के. एंड it was just a kind of change from the normal routine. A few months later, the telephone lines of the big bosses of Madras buzzed, and once again we at Gemini Studios cleared a whole shooting stage to welcome another visitor. So now we are being told about another visitor. तो वो कहते हैं कुछ महीनों बाद ही telephone lines of the big bosses of Madras buzzed,
कुछ कॉल्स आई बिग बॉसेस को एंड जेमिनी स्टूडियो ने अपने स्टेज क्लियर किया फॉर अनदर विजिटर. All they said was that he was a poet from England. Again, a poet was visiting, as we have already discussed in the previous video, that Gemini Studio was a hub for poets. कि वहाँ इतने आर्टिस्ट थे या आते जाते रहते थे या उनकी मेस में बैठे होते थे. मोस्टली सब लोग कहीं ना कहीं से पोएट्स होते थे, कुछ राइटर्स होते थे, कुछ और भी तरीके के आर्टिस्ट होते थे. बट द ऑथर हैज मेड श्योर कि वो एटलीस्ट जो पोएट्स थे उनके बारे में मेंशन करे. तो जब ये उन्होंने स्टेज खाली करा तो उन्हें बस इतना ही पता था कि कोई इंग्लैंड से पोएट आ रहा है. द ओनली पोएट्स फ्रॉम इंग्लैंड द सिंपल जेमिनी स्टाफ न्यू और हर्ड ऑफ वर वर्ड्सवर्थ और टेनिसन. ये बहुत ही ज़्यादा फेमस वाले जो पोएट्स हैं इंग्लैंड के, तो सिंपल लोगों को तो सिर्फ उनके बारे में पता था. द मोर लिटरेट वंस न्यू ऑफ कीट्स, शेली एंड बायरन. और कुछ ज़्यादा जो पढ़े लिखे थे उनको इन तीनों के बारे में भी पता था. एंड वन और टू वंस माइट हैव फेंटली कम टू नो ऑफ समवन बाय द नेम इलियट. कहते कुछ एक दो को एक और नाम पता होगा इलियट का. Who was the poet visiting the Gemini Studio now? अब इनमें से कौन था वो पोएट जिसने विजिट करना था जेमिनी स्टूडियो को? Okay, so let's read to know कि कौन था next visitor. He is not a poet, he is an editor. That's why the boss is giving him a big reception. Vasan was also the editor of the popular Tamil weekly Ananda Vikatan. So, author gets to know what? कि वो कोई पोएट नहीं है, वो एक एडिटर है ऑफ दैट इज वाई जो उनका बॉस है वो एक बहुत ही ग्रैंड रिसेप्शन की तैयारी कर रहा था, बहुत बिग रिसेप्शन देना चाहता है. एंड एस वसन हिमसेल्फ was the editor of the popular Tamil weekly Ananda Vikatan. He was already a editor of this weekly. He wasn't the editor of any of the known names of British publications in Madras. That is, those known at the Gemini Studio. तो अब वो जो एडिटर भी था तो वो भी किसी नोन नेम्स ऑफ ब्रिटिश पब्लिकेशंस इन मद्रास. जो ब्रिटिश पब्लिकेशंस कुछ कुछ फेमस थी मद्रास में, उनमें से भी किसी का एडिटर नहीं था. Since the top men of the Hindu were taking the initiative, the surmise was that the poet was the editor of a daily, but not from the Manchester Guardian or the London Times. That was all that even the most well-informed among us knew. तो वो कहता है कि टॉप मैन ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर के जो टॉप लोग थे वो लोग उसके लिए तैयारी भी कर रहे थे तैयारी. तो the surmise was that poet was the editor of a daily but not from, इन दोनों में से नहीं था, मैनचेस्टर गार्डियन या फिर द लंडन टाइम्स. That was all that even the most well-informed among us knew. At last, around 4 in the afternoon, the poet or the editor arrived. He was a tall man, very English, very serious, and of course very unknown to all of us. Battling with half a dozen pedestal fans on the shooting stage, the boss read. The boss read out a long speech. It was obvious that he too knew precious little about the poet or the editor. The speech was all in the most general terms, but here and there it was peppered with words like freedom and democracy. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में कुछ कुछ पोर्शन या कुछ कुछ टच करा है ऑथर ने इस टॉपिक पे कम्युनिज्म के ऊपर. तो एमआरए का भी मोटिव ऑथर को लेट समझ आया कि कुछ वो उसी से रिलेटेड मोटिव से आए थे. तो सिमिलरली समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैज हैपेंड हियर ऑल्सो.
पहले तो ऑथर इज नॉट श्योर वेदर ही इज अ पोएट और अ एडिटर, ही इज नॉट इवन श्योर अबाउट हु ही इज। ऑल ही नोज इज कि बहुत बड़े बड़े या टॉप लेवल के लोग भी आर taking the initiative to give him a reception or to address him or to make sure that they all put up a good show। तो जब वो अराइव हो गए वेन्यू पर, तो उनका बॉस, द बॉस यहाँ लिखा है, द बॉस हियर, हु इज ही? द बॉस हियर इज SS Vasan, and he reads out a long speech। देन ऑथर ने एक चीज नोट करी कि उन्हें ये रियलाइज हुआ कि जो बॉस है उन्हें भी ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है अबाउट दैट पर्सन, whosoever it is, whether the poet or he is an editor। The speech was all in most general terms। he says कि speech जो थी वो जनरल थी काफी, बट कुछ वर्ड्स उन्हें सुनाई दिए, जैसे कि फ्रीडम, जैसे कि डेमोक्रेसी। Then the poet spoke। He couldn't have addressed a more dazed and silent audience। Dazed मतलब who are unable to think or react properly, मतलब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, कि किस बारे में बात हो रही है, करना क्या चाहते हैं, आए क्यों हैं। इतनी बॉफल्ड ऑडियंस जिन्हें पता ही नहीं चल रहा कि कौन लोग हैं, कि क्यों आए हैं, कि ये सारे क्वेश्चंस उनके माइंड में थे। सो दे वर डेज, मतलब दे डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट। So it was obvious that he too knew precious little about the poet। The speech was all in general terms, but here and there it was peppered with words like freedom and democracy। Then the poet spoke। He couldn't have addressed a more dazed and silent audience। No one knew what he was talking about, his accent defeated any attempt to understand what he was saying। So since he was a British man, तो लोगों को उसका एक्सेंट भी समझ में नहीं आ रहा था। दैट वॉज ऑल्सो वन मेन प्रॉब्लम जो ऑडियंस ने फेस करी। दैट इज वाई दे वर वेरी क्लूलेस कि क्या बात हो रही है, क्यों बात हो रही है। The whole thing lasted about an hour, then the poet left and we all dispersed in utter bafflement। What are we doing? Why is an English poet doing, what is an English poet doing in a film studio which makes Tamil films for the simplest sort of people? तो अब समझ नहीं आ रहा था लोगों को कि ये हो क्या रहा है, कि उसने आके 1 घंटा कुछ बोला जो कि उन्हें समझ भी नहीं आया। सो दे वर ऑल वेरी कंफ्यूज्ड कि जो हो रहा है वो क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। दे वॉन्टेड एन आंसर इवन दो, बट फॉर दैट टाइम बीइंग वो सब लोग डिस्पर्स हो गए। बट एक क्वेश्चन था सबके माइंड में कि एक इंग्लिश पोएट एक फिल्म स्टूडियो के अंदर क्या करने आया है, और ऐसा फिल्म स्टूडियो दैट इज द जेमिनी स्टूडियो जहाँ पर मूवीज बनती हैं, तमिल मूवीज बनती हैं, एंड दैट टू फॉर सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपल, मतलब बहुत ही कॉमन मैन के लिए पिक्चर्स बनाई जाती हैं। तो दे वर ऑल वेरी कंफ्यूज्ड कि इंग्लिश पोएट फिल्म स्टूडियो में क्या करने आया है। What is an English poet doing in a film studio which makes Tamil films for the simplest sort of people? People whose lives least afforded them the possibility of people whose lives least afforded them the possibility of cultivating a taste of English poetry। सो ऐसे लोग जिनका इनकम जो है वो इतनी कम है कि मतलब एक लाइफस्टाइल जो होता है कि वो इंग्लिश पोइट्री समझने वाला लाइफस्टाइल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। सो दोज हु कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश पोइट्री वुड बी कंसिडर्ड वेरी लिटरेट एंड एजुकेटेड। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे लोग के सामने उन्होंने इतनी बड़ी स्पीच दी जो लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते इंग्लिश पोइट्री को समझना या उसका टेस्ट डेवलप करना। The poet looked pretty baffled too, for he too must have felt the sheer incongruity of his talk
about the thrills and travails of an English poet. Travails होते हैं laborious effort जिसे कहते हैं. तो कहता है आई एम श्योर, ऑथर सेज आई एम श्योर ये बोथ साइड्स होगा कि सामने वाले को भी, मतलब जो पोएट है जिसने स्पीच दी, उसे भी बहुत डिस्कनेक्ट फील हो रहा होगा, बिकॉज obviously if you go to a Hindi medium school, let's say for an example, and वहाँ आप पूरा लेक्चर इंग्लिश में दे दें, जबकि उनकी टेक्स्ट बुक्स तक हिंदी में होती हैं या फिर उनको आंसर्स भी हिंदी में लिखने होते हैं. इफ यू गो देयर एंड गिव अ लेक्चर इन इंग्लिश, नो वन वुड अंडरस्टैंड. चिल्ड्रन, चलो आप सीनियर हैं तो हो सकता है शांत बैठे रहें, क्लूलेस बैठे रहें, लेकिन डेफिनेटली उन्हें समझ तो कुछ नहीं आएगा ना. सिमिलर केसेस विद द टीचर, जो टीचर पढ़ा रही है उन्हें भी लोगों के फेसेस देखकर, स्टूडेंट्स के फेसेस देखकर इतना तो समझ आ जाता है कि कोई किसी उन्हें बात समझ में आई या नहीं आई. सो देयर विल बी ए डिस्कनेक्ट डेफिनेटली, क्योंकि जो वो पढ़ाएंगी और जो बच्चे समझेंगे उसमें बहुत बड़ा गैप होगा. सेम केस हैपेंड हियर. जो पोएट ने, इंग्लिश पोएट ने डिस्क्रिप्शन देनी चाहिए, जो उन्होंने सारा डिस्क्रिप्शन नहीं कहेंगे इसे, जो भी उन्होंने स्पीच दी 1 घंटे की, वो सबको समझ में नहीं आई और ये चीज उन्हें भी समझ आ गई होगी उनके एक्सप्रेशन देखकर. सो दैट इज वाई इट्स रिटन दैट ही टू वॉज बॉफिड, या he must have felt the sheer incongruity of his talk about the thrills and travails of an English poet. His visit remained an unexplained mystery. So no one at the end, no one knows why did he come, what was the purpose of his visit. So that is why it's written, his visit remained an unexplained mystery. The great prose writers of the world may not admit it, but my conviction grows stronger day after day that prose writing is not and cannot be the true pursuit of a genius. Now, the author talks in general about poets again. He says that prose writing of the world that the great prose writers of the world may not admit it, but my conviction goes stronger day after day that prose writing is not and cannot be the true pursuit of a genius. तो उनके हिसाब से उन्हें ये लगता है कि चाहे जो ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर्स भी हैं, जो ग्रेटेस्ट राइटर्स हैं, वो भी चाहे ये बात नहीं मानेंगे, लेकिन हमारे जो ऑथर हैं अशोकामित्रन, उनके हिसाब से प्रोज राइटिंग इज नॉट अ गेम ऑफ अ जीनियस, इज नॉट द ट्रू परस्यूट ऑफ अ जीनियस. एक इंटेलिजेंट आदमी की सिर्फ उसका एक ट्रेट, एक इंटेलिजेंस नहीं है. जीनियस होना ही सिर्फ जरूरी नहीं है. It is for who all is it for? It is for the patient, persistent, persevering, drudge with a heart so shrunken that nothing can break it. वो कहते हैं कि prose writing is for patient, जो लोग बहुत ज़्यादा patience रखते हैं, persistence है, perseverance है उनमें. drudge का मतलब होता है a person made to do hard or dull work. Drudge, persevering drudge with a heart so shrunken that nothing can break it. कि वो ऑलरेडी इतना कुछ झेल चुके होते हैं कि अब कोई भी रिजेक्शन उन्हें तोड़ती नहीं है, या they don't feel sad even if their prose gets rejected. Rejection slips don't mean a thing to him. He at once sets about making a fresh copy of the long prose piece and sends it on to another editor and closing postage for the return of the manuscript. So वो इतना कहता है कि इतना ज़्यादा वो लोग देख चुके होते हैं, एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं जितने भी प्रोज राइटर्स हैं, दैट कि इवन रिजेक्शन कैन नॉट ब्रेक इट, कि उनके हार्ट्स इतने ज़्यादा श्रिंक हो चुके होते हैं. मतलब indirectly he is trying to convey the point that they have already seen or experienced so much that one rejection does not break them.
तो उससे भी उनके हार्ट ब्रेक नहीं होता, बल्कि वो डिटर्ड रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट रहते हैं अपने काम में। एंड इतना ज़्यादा परसिस्टेंट या इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके होते हैं वो कि जब वो एक फ्रेश कॉपी प्रिपेयर करते हैं एक प्रोज की किसी एडिटर को भेजने के लिए, तो वो पोस्टेज में जो मतलब वो सेंड कर रहे हैं एनवेलप में, वो एक पोस्टेज स्टैंप रिटर्न का भी सेंड करते हैं साथ में, कि अगर उन्हें अच्छी नहीं लगे और इन केस दे रिजेक्टेड दे कैन जस्ट पेस्ट दैट स्टैम्प एंड पोस्ट इट बैक टू दैट पर्सन। तो वो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं या वो देख चुके होते हैं सारा कुछ। It was for such people that the Hindu had published a tiny announcement in an insignificant corner of an unimportant page, a short story contest organized by a British periodical by the name The Encounter। तो एक छोटे से कॉन्टेस्ट के बारे में पता चलता है। द हिंदू न्यूज़पेपर जो है उसमें आया होता है। कॉन्टेस्ट किन लोगों के लिए था? ऐसे ही लोगों के लिए था। And it was a short story writing contest organized by a British periodical by the name of The Encounter। The Encounter के नाम से ये contest को publicize किया जा रहा था। Of course, The Encounter wasn't a known commodity among the Gemini literati. I wanted to get an idea of the periodical before I spent a considerable sum in a postage sending a manuscript to England। तो बिफोर ही डिसाइडेड टू डिग इन या फिर बिफोर ही डिसाइडेड टू टेक पार्ट इन दिस कॉन्टेस्ट, वो चाहते थे ये पता करना कि ये जो ब्रिटिश पीरियोडिकल है ये कौन सा पीरियोडिकल है। ही वांटेड टू गेट एन आइडिया ऑफ द पीरियोडिकल बिफोर आई स्पेंट अ कंसिडरेबल सम। मतलब वो पोस्टेज में इंडिया से पोस्ट करेंगे इंग्लैंड, तो जो अमाउंट होगा उस अमाउंट को बियर करने से पहले वो ये जानना चाहते थे कि ये आखिर कौन सा पीरियोडिकल है। इन दोज डेज द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी हैड एन एंट्रेंस with no long-winded signboards and notices to make you feel you were sneaking into a forbidden area, and there were copies of The Encounter lying about in various degrees of freshness, almost untouched by readers। तो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरीज जो बहुत फेमस हैं अब तो इंडिया में, उनकी एंट्रेंस हुई थी उन दिनों में। एंड ऐसा लगता था कि आप एक फॉरबिडन एरिया में आ गए हो, मतलब जहां पर आप अलाउड नहीं हो आप वहां आ गए हो। देयर वर कॉपीज ऑफ द एनकाउंटर लाइंग अबाउट इन वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रेशनेस, बिकॉज अभी वो नई नई खुली थी तो वहां पे बहुत ही अनटच्ड बुक्स थी, तो वहां पे एक फ्रेशनेस थी वो अनटच्ड बुक्स की। When I read the editor's name, I heard a bell ringing in my shrunken heart. It was the poet who had visited the Gemini studios. I felt like I had found a long lost brother, and I sang as I sealed the envelope and wrote out his address. I felt that he too would be singing the same song at the same time. Long lost brothers of Indian films discover each other by singing the same song in the first reel and in the final reel of the film. Stephen Spender, Stephen, that was his name. So Stephen Spender finally he gets to know कि वो आदमी कौन था जो वहाँ उस दिन उनके जेमिनी स्टूडियो में अपनी वो स्पीच देने आया था। उस आदमी का नाम था स्टीफन स्पेंडर। एंड नाउ वी नो दैट ही वाज द सेकंड विजिटर। दिस इज द लास्ट कैरेक्टर जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। एंड स्टीफन स्पेंडर का नाम सुनते ही जैसे ही उसे पता चला ऑथर को कि स्टीफन स्पेंडर है इस पूरे द एनकाउंटर का एडिटर। द एनकाउंटर लाइंग अबाउट इन वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रेशनेस ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय रीडर्स। सो जैसे ही उन्होंने वो एडिटर का नेम पढ़ा
उन्हें पता चलता है कि ये तो वही इंसान है जो कि उस दिन उनके जेमिनी स्टूडियो में अपना स्पीच देने आया था. सो ही गॉट रियली एक्साइटेड कि अरे मैं उसको लेटर करूँ भेजूंगा या मैं उसका एड्रेस डालकर पोस्ट करूंगा लेटर टू इंग्लैंड. सो ही फेल्ट लाइक आई हैड फाउंड अ लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर. उससे ऐसी फीलिंग आई दैट he had found a long lost brother, and I sang as I sealed the envelope and wrote out his address. So he was so happy and elated suddenly कि बहुत खुश हुआ कि अरे मुझे मेरा कोई बिछड़ा हुआ भाई मिल गया. ऐसे उन्हें फीलिंग आई. I felt that he too would be singing the same song. उन्हें लगा कि जब वो उनकी लेटर देखेगा तो वो भी ऐसे ही गाना गाएगा. That long lost brothers that Indian films discover each other by singing the same song in the first reel and in the final reel of the film. Stephen Spender, Stephen, that was his name. So he knows now that Stephen Spender was a name. And years later, when I was out of Gemini Studio and I had much time but not much money, anything at a reduced price attracted my attention. सो नाउ किस बारे में बात हो रही है? उस टाइम के बारे में बात हो रही है जबकि जेमिनी स्टूडियो से ऑथर जॉब छोड़ चुका था. ही वॉज आउट ऑफ जेमिनी स्टूडियो. उनके पास बहुत सा टाइम तो था लेकिन उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे. एनीथिंग एट ए रिड्यूस प्राइस अट्रैक्ट माई अटेंशन, यानी कि कुछ भी अगर उन्हें कम प्राइस पे या अफोर्डेबल प्राइस पे दिखाई देता था तो वो उनकी अटेंशन अट्रैक्ट करता था. ऑन द फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस देयर वाज अ पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स फॉर 50 पैसे ईच. सो इस पोस्ट ऑफिस के ऑपोजिट में उन्होंने कहा कि एक पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स देखी उन्होंने, एंड एक एक बुक की कॉस्ट कितनी थी? 50 पैसा थी, राइट? So actually they were copies of the same book, he says. An elegant paperback of American origin, special low price student edition in connection with the 50th anniversary of the Russian Revolution. I paid 50 paise and picked up a copy of the book. तो उन्होंने वो 50 पैसे दिए एंड एक बुक की कॉपी उठा ली. The God that failed. 6 eminent men of letters in 6 separate essays describe their journeys into communism and their disillusioned return. So ये जो बुक उठाई, बुक का नाम क्या था? The God That Failed. This was the name of the book. And 6 eminent men of letters in 6 separate essays. So इसमें 6 एसेस के एसेस थे एमिनेंट लेटर्स की फॉर्म में, और एसेस क्या डिस्क्राइब करते थे? देयर जर्नीज इनटू कम्युनिज्म एंड देयर डिसइल्यूजन्ड रिटर्न. एंड्रे गाइट, रिचर्ड राइट, इग्नाजियो सिलोन, आर्थर केस्लर, लुइस फिशर and Stephen Spender. Stephen Spender, suddenly the book assumed tremendous. Again the author read his name. उन्होंने वो जो रैंडमली बुक देखी, स्पॉट करी थी, पोस्ट ऑफिस के बाहर एक पाइल में 50 पैसा ईच की वो बुक थी. तो उन्होंने जब पढ़ा कि डिस्क्रिप्शन क्या है, उन्होंने देखा बुक का नाम है द गॉड दैट फेल्ड. और इस बुक में उन्होंने कुछ 6 लोगों की ऐसी लेटर्स की फॉर्म में ऐसे छपे हुए हैं जो कि डिस्क्राइब क्या करते हैं? देयर जर्नी इनटू कम्युनिज्म एंड देयर डिसइल्यूजन्ड रिटर्न. तो ये उससे रिलेटेड सारी कहानी थी. एंड जब उन्होंने नाम पढ़े सबके कि कौन कौन लोग हैं जिनके एसेज हैं या जिनकी जर्नीज हैं, तो उन नाम में से लास्ट नेम स्टीफन स्पेंडर का था. एंड सडनली द बुक टर्न assumed tremendous significance. So suddenly he got so excited, the author again got very excited. बहुत खुश हुआ उनका नाम देखकर. Stephen Spender, the poet who had visited Gemini Studios.
In a moment I felt a dark chamber of my mind lit up by a hazy illumination. Again in a very funny way he describes कि कैसे वो इतना खुश हुआ कि अंदर से he says dark chamber of my mind, जो हमारा माइंड है उनको उन्होंने कहा एक डार्क चेम्बर lit up by a hazy illumination, कि उसमें पूरी लाइट आ गई by a hazy illumination. The reaction to Stephen Spender at Gemini Studio was no longer a mystery. The boss of the Gemini Studios may not have much to do with Spender's poetry, but not with his God that failed. So basically अब उन्हें सारी मिस्ट्री समझ में आई, अब उन्हें सारी कहानी समझ में आई कि क्यों वो लोग, कि क्यों स्टीफन स्पेंडर तब जेमिनी स्टूडियोज ने विजिट करा एंड वो स्पीच किस बारे में थी. स्पीच में से उन्हें बस वो कुछ वर्ड्स फ्रीडम डेमोक्रेसी ये सब समझ में आए थे, बट नाउ ही कैन टोटली रिलेट कि वो अपनी यही स्पीच या यही स्टोरी डिस्कस करने आए थे उन सब ऑडियंस के सामने. This story that described his journey into communism and his disillusioned return. That was the time he connected the dots and he understood कि वो आखिर आए थे तो आए क्यों थे, and that उसके दिमाग में सारी इस पिक्चर क्लियर हो गई. So friends, that was about this chapter. Now I'll quickly give you a brief before jumping on to the questions. Okay, so what we had discussed till now, I am going to start with that. So quickly एक छोटी सी summary about the chapter I am going to give you. So I started off by telling you about the author Asoka Mitran. अशोका मित्रन जो हैं वो एक पोएट थे, जेमिनी स्टूडियो में काम करते थे, प्रोज राइटिंग भी करते थे, एंड उनकी एक बुक थी, बुक का टाइटल था माई इयर्स विद बॉस, एंड उसी बुक का ये एक एक्सर्प्ट है जो दिस चैप्टर पोएट्स एंड पैनकेक्स. What else we discussed was we discussed the name of the title. We discussed the title Poets and Pancakes, कि वो ऐसा title क्यों रखा गया है. And now we understand Pancakes was the name of the brand of the makeup that Gemini Studios used, and वो ट्रक लोड में खरीदते थे एंड अपने सारे आर्टिस्ट्स को उसी पैनकेक के मटेरियल से वो पेंट करते थे या उनका मेकअप करते थे. Apart from that, there is no such story behind the title or any such direct connection, but yes, these two phrases have been used a lot in the chapter. And poets, as we all know, the Gemini Studio was a hub for the poets, and वहाँ पर इतने सारे poets आते जाते रहते थे. They used to spend time there. मेस में भी कई poets बैठते थे और अपना पूरा वो लोग डिस्कशंस करते थे लाइट माइंडेड रहने के लिए एंड अपने माइंड को फ्री करने के लिए. नेक्स्ट वी जम्प्ड ऑन टू द थीम ऑफ द चैप्टर जो हमने देखी थी. थीम क्या थी कि बहुत ही डिस्क्रिप्टिव है ये चैप्टर, बहुत चैटी वे में स्टोरी को पूरा लिखा गया है, छोटी छोटी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन है. इवन द इररिलेवेंट थिंग्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड सो वेल, एंड we can say that it was a recount or a recollection of the days that the author had spent at Gemini Studio, and he has mentioned everything in a very humorous and a light hearted way. इमोशंस को भी के बारे में भी बात करी गई थी, जैसे कि जेलसी हमने देखी, फॉन्डनेस, फेवरिज्म, ये सारी चीज़ें हमने देखी जो एक नॉर्मल ऑफिस कल्चर में या एक वर्क कल्चर में भी यूजुअली पाई जाती हैं. नेक्स्ट वी कैन से दैट
इट वॉज रिटन इन अ वेरी कोहरेंट मैनर, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड था कि कैसे एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर पे ऑथर ने जंप करा एंड कितने अच्छे से उन सब कैरेक्टर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दी हमें. Apart from that, the main the we can say कि एक infusion थी humor की पूरे chapter में. I think almost every second paragraph has some or the other line in which it can make you laugh. So humor था, light hearted way में उन्होंने पूरा chapter describe करा है. And without any ill will, he has talked about all the characters, and also he has described the persons or people in such a way that it will make you laugh. So we can say that Asoka Mitran was a very neutral person. ये सब चीजें आप कह सकते हैं. After that, when we moved on to reading of the chapter, I have noted down the seven important highlights जो हमने chapter में देखे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमें माइंड में हमें उनके बारे में वर्बली पता होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ वेरी डिटेल्ड चैप्टर. सो दैट इज़ वाई वी शुड हैव basic information about these points. Starting off very quickly with the makeup studio की सारी description की. वहाँ पे कैसे मिरर्स थे, लाइट्स थी, अलग अलग एंगल्स पे मेकअप आर्टिस्ट थे, उनकी अलग हायरार्की थी, अलग अलग नेशनैलिटीज़ के या अलग अलग उनमें कल्चर्स की वेरिएशन थी. देयर वाज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन ओनली वन टीम. देन यू कैन से दैट वहाँ पर कैसे पैनकेक्स के प्रोडक्ट्स यूज होते थे. एंड या यू कैन टॉक अबाउट द नेशनल इंटेग्रिटी. फिर क्यूबिकल के बारे में हमने बात करी ऑथर के कि वो अपने क्यूबिकल में बैठ के कैसे न्यूज़पेपर कटिंग करते थे एंड जो उनका एक्चुअली में काम भी था, एंड दैट एनीवन वुड बार्ज इन टू हिज क्यूबिकल एंड जस्ट लेक्चर हिम अबाउट दैट ही शुड डू समथिंग, या फिर कोई भी अपना काम उन्हें आकर दे जाता था थिंकिंग दैट ही हैज़ नो वर्क टू डू. Also the author mentioned that his cubicle had French windows. फिर हम आते हैं सुबु के बारे में डिस्कस करने के लिए. सुबु के बारे में हमने देखा कि सुबु वॉज नंबर 2 of the boss. Number 1 was the author Asoka Mitran, number 2 was Subu. And सुबु का पूरा एक पेज का मैंने जैसे कि आपको बताया था, ऑलमोस्ट अ पेज फुल ऑफ डिस्क्रिप्शन अबाउट हिम, अबाउट द गुड थिंग्स. He was very cheerful, he always had work for someone, very loyal, tailor made for films, and he always had suggestions, he always had solutions, and he always used to praise everything. कि बहुत सी चीज़ें थी सुबु के बारे में, ये सब हमने डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट द लॉयर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन ये ज़रूर बताया था जो एनकाउंटर हुआ, इंसिडेंट एक डिस्क्राइब था वो एक्ट्रेस वाला, when the actress was just screaming at the producer and the lawyer recorded that whole thing and played it in front of everyone, because of which the actress got embarrassed and she eventually left the job. और लॉयर का ये हमें पता चला दैट ही वॉज ऑल्सो वेरी क्लोज टू द बॉस और SS वसन, एंड ही वॉज ऑल्सो अलाउड टू प्रोड्यूस फिल्म्स. देन पोएट्स के बारे में इन जनरल बताया गया है कि कैसे प्रोज राइटिंग इज नॉट फॉर एवरीवन, मतलब जीनियसेस का सिर्फ काम नहीं है, कि बहुत पेशेंट होना पड़ता है, परसेवरेंट होना पड़ता है, ये सारी चीज़ें बताई हैं. एंड कैसे जेमिनी स्टूडियो वॉज full of artists, full of poets. It was a hub for poets. And mess में भी वो लोग बैठते थे. They used to discuss things over a cup of coffee. Moving on to MRA. MRA came with a motive with a propaganda to spread anti-communist messages. And उन्होंने वो 2 plays करे थे जो बहुत ज़्यादा famous हो गए थे. And everyone just loved it, मतलब उनके shows were a super hit.
फिर हमने बात करी लास्ट में किसकी, स्टीफन स्पेंडर की। स्टीफन स्पेंडर जिसने अपनी पूरी स्पीच दे दी थी वहाँ पर आकर, लेकिन उनको सब सब लोगों को समझ नहीं आया था कि वो आए क्यों, उनका पर्पस ऑफ विजिट नहीं समझ में आया था। एंड वाई डिड ही कम देयर टू अ तमिल फिल्म स्टूडियो, टू अ प्रोडक्शन हाउस जहाँ पर तमिल फिल्म्स बनती थी फॉर लेमैन, मतलब फॉर कॉमन पीपल। ये चीज़ किसी को भी समझ में नहीं आई थी। बट उसके बाद हमें फिर पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा, ही वॉज अ वेरी रिनाउंड पर्सन इन द ब्रिटिश कल्चर, बिकॉज वो एडिटर थे एक उसके पीरियोडिकल के, जो कि द हिंदू में आता था, जिसका नाम था द एनकाउंटर। सो दैट वाज ऑल दैट वाज डिस्कस्ड अबाउट स्टीफन स्पेंडर, एंड कैसे ऑथर को इतने टाइम बाद सारे ही कुड कनेक्ट द डॉट्स कि वो आए थे वहाँ तो क्यों आए थे, क्या पर्पज से आए थे, व्हेन ही लुक्ड एट दैट मैगजीन और दैट बुक जिसका नाम था लेटर, जिसका नाम था जो हमने लास्ट हमारे पेज पर पढ़ा था, द गॉड दैट फेल्ड, जिसमें 6 लेटर्स थी ऐसे लोगों के, लास्ट नेम स्टीफन स्पेंडर का था, जिसको पढ़ते ही उन्होंने वो सारी स्टोरी को समझा। सो वी आर गोइंग टू एंड द चैप्टर एंड द वीडियो हियर ओनली। द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द क्वेश्चंस जो पूरे चैप्टर में आपने देखे, एंड अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट क्वेश्चंस। सो you can watch our next video for the question answers. Thank you for watching.